आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ 10 ऐसी बातें जो कि बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव की जाती हैं, उन पे अमल किया जाता है और अगर वो किसी को बताई जाएँ तो उनको इस कंपल्सरीली बताया जाता है कि अगर तो ये है तो इसका मतलब है कि ये सिचुएशन है। सो इन सब मिथ्स को मैं इस वीडियो में डिबंक करने जा रही हूँ और अगर आप वीडियो डिटेल से देखेंगे तो डेफ़िनिटली आपकी लाइफ़ बहुत आसान होने वाली है क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके आप मज़ीद अपनी प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़, आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स और सबसे बड़ी मिथ जो है, जैसे ही किसी का यूपीटी जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है तो उसको बस ये कह दिया जाता है कि तुमने अब सिर्फ खाना है। अब तुमने 2 लोगों के लिए खाना है और जितना खाया जाता है खाना है ताकि तुम्हारी भी सेहत अच्छी हो और बच्चे की सेहत भी अच्छी हो। सो दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ ट्रूथ, ये एक बहुत बड़ी मिथ है। आपको अपनी जो डेली आपकी डाइट है उससे सिर्फ़ 300 कैलोरीज़ एक्स्ट्रा खाना है। बिकॉज़ अगर आप शुरू से ही बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देंगी तो आपका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो जाएगा और वेट पुट ऑन करने की वजह से प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं। मेरा मशवरा हमारे मेरे पेशेंट्स को सिर्फ ये होता है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में खाएं, जितना खाया जाता है उतना खाएं, हलाल खाएं, वो खाएं जो हजम होता है और वो खाएं जिस पे आपका दिल चाहता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई स्पेसिफिक डाइट चार्ट जो है वो प्रेगनेंसी में अवेलेबल नहीं होता। उसकी वजह ये है कि अगर आपकी डॉक्टर आपको एक डाइट चार्ट बना के दे रही है जिसमें मटन है, बीफ है, आप उसको अगर वो खाती हैं और आप जाके वॉमिटिंग करना शुरू कर देती हैं, उसके बजाय अगर आप चिकन और एग्स ले रही हैं और वो आपसे टॉलरेट हो रहे हैं, तो उससे बेहतर है मटन और बीफ खाने से कि आप चिकन और एग्स ले लें, ताकि प्रोटीन और आयरन की जो रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट वो आपकी उससे पूरी हो जाए। सो हमेशा वो खाएँ जो आपकी बॉडी जो है उसको टॉलरेट करे और उसको जो है वो डाइजेस्ट करे। सेकंड मिथ इज मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब हरगिज ये नहीं है कि सिर्फ मॉर्निंग में ही वॉमिटिंग होती है। बहुत सी खवातीन, बहुत सी पेशेंट्स मेरे पास जो आती हैं उनको इवनिंग में या नाइट में भी वॉमिटिंग होती है। सो थ्रू आउट द डे जो आपको नोजिया वॉमिटिंग होता है उसको हम एक जनरल टर्म इन प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं और ये कहा जाता है कि अगर किसी को मॉर्निंग सिकनेस नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि उसकी प्रेगनेंसी जो है वो ठीक नहीं चल रही। दिस इज वेरी रॉन्ग एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग मिथ्स। 25% यानी 25% खवातीन वो हैं जिनको पहले 3 माह में कोई भी सिम्टम नहीं होता और अगर वो अपने साइकिल्स को ट्रैक नहीं कर रही हैं और किसी भी वजह से वो उन्होंने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया कि उनके पीरियड्स मिस हो रहे हैं या वो प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं, तो उनकी प्रेगनेंसी भी साथ चल रही होती है। और इस तरह के कई इंटरेस्टिंग केसेस हमारे पास आए हैं जिसमें पेशेंट आती है और वो कहती है मुझे 2 माह से पीरियड्स नहीं आए, लेकिन क्योंकि उन्होंने टेस्ट नहीं किया होता, सिम्टम कोई होता नहीं है। जब उनका टेस्ट किया जाता है तो उनका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। एक्सरसाइज के बारे में कहा जाता है कि जी आज आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है, कल से आपने बेड पे लेट जाना है, किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज आपने नहीं करनी, वरना बच्चा ज़ाया हो जाएगा, बच्चा जो है वो सेहतमंद नहीं होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। प्रेगनेंसी को आप जितना नॉर्मल लेकर चलेंगी, जितना एक्टिव लेकर चलेंगी, वो उतनी ही अच्छी तरह से जो है वो आपका टाइम गुजरेगा, उतना हेल्दी टाइम गुजरेगा, बच्चा उतना ही हेल्दी होगा। बिकॉज़ वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होते ही बेड रेस्ट पे चली जाती हैं, उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, सप्लाई है, वो कम रहती है। जितना ज़्यादा आप मोबिलाइज़ होते हैं, जितना आप चलते-फिरते हैं, उतना ज़्यादा ब्लड जो है, वो आपके यूट्रस की तरफ जाता है, आपकी बॉडी की तरफ जाता है और आपके बच्चे को एक गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और ब्लड जो है वो अवेलेबल होता है। सो बेड रेस्ट इज़ अ टोटल नो अनलेस कि आपको कुछ आपकी डॉक्टर हिदायत दे। जैसे अगर आपके पहले मिसकैरेजेस हैं, आप प्री टर्म लेबर का आपको ख़तरा है, कोई आपको इन्फेक्शन चल रही है या आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपका प्लेसेंटा नीचे है, तो ये वो सिचुएशंस हैं जिनमें हम कहते हैं कि नो यू हैव टू टेक अ टोटल बेड रेस्ट। लेकिन अगर इनमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो प्लीज़ आपको बेड रेस्ट नहीं करना, बल्कि अपनी लाइट सी एक्सरसाइज जो है वो ज़रूर करनी है, जिसमें वॉक जो है एक बेस्ट एक्सरसाइज है फॉर प्रेगनेंसी। उससे आपके लिगामेंट्स, आपकी बोन्स, आपके टिश्यूज जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से ऑक्सीजनेटेड रहते हैं और हाइड्रेटेड रहते हैं।
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिथ जो मुझे पिछले दिनों सुनने को मिली कि वो ख़वातीन जिनको बहुत ज़्यादा हार्टबर्न या एसिडिटी, तेज़ाबियत, इंडाइजेशन रहती है, उनके होने वाले बच्चे के जिस्म पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। सो उसका इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। आपकी हार्टबर्न जो है वो आपका हार्मोनल है, आपके हार्मोन्स की वजह से होता है, उसका बच्चे के बालों से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मिथ मुझे पता चली कि जिसमें जब मैंने उनको एक्सरसाइज का कहा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर मैं योगा नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें जब एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं तो उसमें हाथ ऊपर करके सर से ऊपर जो है वो हाथ लेकर जाने होते हैं सर्टेन पोस्चर्स में। तो अगर वो लेकर जाया जाए तो मेरी फैमिली में मुझे किसी ने बताया है कि बच्चे की गर्दन के अराउंड जो है वो कॉर्ड यानी नाड़ू आ जाता है। सो दिस इज वेरी रबिश मिथ। बच्चे के गले की कॉर्ड का आपकी बॉडी मूवमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। ना आपकी मूवमेंट से बच्चे के गले में कॉर्ड आती है, ना आपकी मूवमेंट से बच्चे के अंदर आई हुई कॉर्ड जो है, गर्दन में आई हुई कॉर्ड निकलती है। ये बेबी की अपने समरसॉल्ट्स और अपनी पोजीशंस होती हैं जो कि कॉर्ड जो है उसमें आती रहती है। ट्रैवलिंग के बारे में ये कहा जाता है कि बिल्कुल ट्रैवलिंग इज़ अ टोटल नो, ऐसी बात नहीं है। अगर आपका सेकंड ट्राइमेस्टर है और आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं तो सेकंड ट्राइमेस्टर यानी 14 से लेकर 28 हफ्ते तक के जो पीरियड है उसमें आप ट्रैवल कर सकती हैं, चाहे आप बाय रोड करें, बाय एयर करें। लेकिन उसमें सिर्फ ये होता है कि आपको मोबिलाइज रहना पड़ता है थ्रू आउट। इतना लंबा सफ़र अगर आपका है तो बीच में ब्रेक्स ले लें, थोड़ा बहुत चल फिर लें, और अगर बाय एयर जा रही हैं तो आइल के साथ वाली सीट लें ताकि आप उसमें थोड़ा बहुत जो है वो वॉक वगैरह भी कर सकें। इंटरकोर्स पे बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि प्रेगनेंसी में इंटरकोर्स जो है वो अनसेफ होता है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको आपकी डॉक्टर ने मना नहीं किया, आपकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बेड रेस्ट की जो कंडीशंस मैंने बताई कि ब्लीडिंग नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, प्रीटर्म का खतरा नहीं है, सो उसमें आपको इंटरकोर्स की कोई अवॉइडेंस नहीं है। बल्कि 9th मंथ में अगर आप इंटरकोर्स रेगुलरली करती हैं तो आपकी लेबर में जाने के चांसेस और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह ये है कि सीमन में मौजूद प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपके यूट्रस का मुंह यानी जो सर्विक्स है उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है, और आपको इंडक्शन जो है वो कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको नेचुरल ही जो है वो पेन्स आना शुरू हो जाती हैं। बेली के शेप के बारे में बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि अगर ग्लोबुलर हो तो बेटा होगा, या अगर वो ओब्लॉन्ग है तो बेटी होगी। सो बेली की शेप जो है वो आपकी एक पर्सनल शेप होती है, आपकी एनाटॉमिकल शेप होती है, उसका बेबी के जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं होता। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट के दो एक्सट्रीम्स पाई जाती हैं। एक वो खवातीन होती हैं जो कि बिल्कुल ही कोई दवाई नहीं लेती, और एक वो क्लास होती है जो सिर्फ दवाइयाँ ही लेते रहते हैं। सो प्लीज़ आपने हर वो दवाई लेनी है जो आपकी डॉक्टर आपको दे रही हैं। और अगर आप चाहती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत ईज़ी गुज़रे तो इन एडवाइसेस पर अमल कीजिए। खुद से सेल्फ मेडिकेट ना करें, लेकिन जो मेडिकेशन आपको दी जा रही है उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। थैंक यू।